हसरत भाई ये बताइए कि ये जो नवाज शरीफ साहब वापस आने का इरादा रखते हैं तो इस बात का कितना इम्कान है कि वो छूट जाएंगे और वो इलेक्शन लड़ सकेंगे और क्लियर हो सकेंगे? मेरा ख्याल है चांसेस उनके बहुत ब्राइट हैं। एक तो ये है कि जो एवन फील्ड का केस है उसमें मरीम नवाज की क्विटल हो चुकी है, नवाज शरीफ भी उसमें क्विट हो जाएंगे। अल अज़ीज़िया का केस है जिसमें जज अरशद मलिक ने उनको सज़ा दी, वो मामला उस वक्त भी जजेस कहते थे, जो उनके मुखालिफ भी थे, वो जो जिनको समझती थी नून लीग, वो भी कहते थे मामला रिमांड हो जाएगा। नैब लॉ में अमेंडमेंट भी होगी, अल अज़ीज़िया में भी मेरा नहीं ख्याल कि वो जो कन्विक्शन है वो सस्टेन रहेगी। बाकी रह गया तायाद नैली वाला मामला, उस हवाले से कानून बन चुका है कि जी तायाद नैली जो है वो 62(1)(f) पे नैली 5 साल की होगी। वो कानून कहीं चैलेंज नहीं हुआ। मज़े की बात है, पहला कानून ऐसा है 62(1)(f) के वाले से कहीं चैलेंज ही नहीं हुआ, पीटीआई ने भी नहीं चैलेंज नहीं किया, और चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने भी नोटिस नहीं लिया उस हवाले से। एक जजमेंट है तायाद नैली की, वो भी क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली होने जा रही है, 62(1)(f) की जजमेंट पे खुद क्या कहते हैं, वो भी देखिए 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में भी तब्दीली होने वाली है। 2016 के बाद 17 के बाद वो जजेस आने जा रहे हैं तो अगले सितंबर में, जिनकी जूरिस्प्रूडेंस, जिनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये सियासतदानों को टेक्निकल बुनियादों पे नॉकआउट के को हक में नहीं है, और वो ये होगा, लेकिन अल्टीमेट साफी साहब इसका फ़ायदा इमरान खान को भी होना है। किस हद तब्दीली आएगी मिड सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के रवैये में, और आएगी तो किस नौयत की आएगी? देखें, तब्दीली हमेशा ही गले पड़ती रही है, तो आपकी अपनी किताब और तब्दीली लाई गई। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि मस्बत तब्दीली आएगी या गले पड़ने वाली? ये 62(1)(f) की बात कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे भी देखें, ये 62(1)(f) पे समीउल्लाह बलोच की जो जजमेंट है, जो कि बंदयाल साहब की लिखी हुई जजमेंट है, जिसके बाद ये हुआ कि तायाद नाइली होगी इसमें, जो कि आइन के अंदर नहीं था, उसको उन्होंने कहा कि तायाद हो गया। लेकिन जब वही तायाद नाइली वाला केस फैसल वोडा का उनके पास आता तो वो कहते हैं ड्रैकोनियन है। अच्छा, तो मतलब एक पसंद नापसंद वाली बात भी तो है ना, अब उसके अंदर ये दिमाग से तो। और फिर बताएं मुझे, फैसल वोडा 62(1)(f) के सेम केस था ना, मिस डिक्लेरेशन थी ना, दोहरी शरीयत थी ना, छुपाई थी ना, मतीउल्लाह जान पूछ पूछ के थक गया उसको, आपने कब शरीयत छोड़ी थी। और फिर उसी ये आमिर फारूक साहब की अदालत थी कि आखिरी दिन जो है वो उन्होंने कहा कि जी वो मैंने इस्तीफा दे दिया, तो उनके पास केस था, वो हो गया। लेकिन तो मतलब है, अब ये जो है ना, अब जो पोजीशन बन रही है, मेरा तो ख्याल है कि बहुत पहले उनको आके कानून के तहत जो है ना वो ये सारी चीज़ें प्रोसीड करनी चाहिए थी। तब्दीली के लिए खाली जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का चीफ जस्टिस बनना नहीं है, वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो रजिस्ट्रार ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि साकिब निसार साहब के ज़माने में लोग बैठे हुए हैं, कोई जजेस आए हुए हैं और आकर उन्होंने हर चीज़ को जो है हाईजैक किया हुआ है, उनको देखना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आकर जो है वो हर चीज़ को, जो उनकी सोसाइटी के ऊपर भी आप कर रहे हैं ना, वो भी इलेक्शन कमीशन से एक साहब आए हुए हैं, उन्होंने भी सोसाइटी को हाईजैक किया हुआ है, इस तरह की चीज़ें हुई हुई हैं। तो वहाँ पर और भी बड़े मामला चल रहे हैं। तो उन तमाम चीज़ों को ये एड्रेस करना होगा, जो अभी डेजिग्नेट चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइज साहब को। अगर नहीं करेंगे तो फिर उनके पास भी 13 महीने ही हैं, वो 13 महीने भी पास हो जाएंगे ब्लिंक ऑफ एन आई के साथ। बदरुद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं, वो सबको एक नज़र से देखेंगे? मेरे ख्याल में काजी फाइज ईसा के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। एक तो उनकी जो एक बैगेज है, मैं इसको पॉजिटिव बैगेज भी कहूँगा, कि जिन हालात से वो गुज़र कर यहाँ तक पहुँचेंगे, जो 16 सितंबर को चीफ जस्टिस बनेंगे, तो मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख़ में किसी जज को उन हालात से ऐसे गुज़रना नहीं पड़ा कि अपनी अहलिया समेत कटहरे में खड़ा होकर उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपना केस अपने साथी जजों के सामने खुद लड़ा, और न सिर्फ लड़ा बल्कि वो केस जीता। तो ये एक हिस्ट्री है, दुनिया की तारीख़ है। मगर इसके बाद जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो मुझे सबसे बड़ा ख़दशा ये है कि उनका जो सबसे बड़ा मुखालिफ होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, इस्टेब्लिशमेंट नहीं, हुकूमत नहीं, बल्कि उनका अपना टेम्परामेंट होगा। और ये हमारे लिए एक बायस तशवीश बात है कि बावजूद इसके कि वो बहुत ही ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ब्लंट और एग्रेसिव जज हैं, जो टेम्परामेंट है जो किसी भी जज के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उस मामले में वो काफ़ी वीक है। और हम देखते भी रहे हैं, कुछ ऐसे वाक़यात माजी में भी होते रहे हैं, हाल ही में हुए हैं। तो अगर उस टेम्परामेंट को वो रेगुलेट कर लेते हैं, सेल्फ़ रेगुलेशन
इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम मीडिया वाले भी कहते हैं ना, हमारी आज़ादी के लिए सेल्फ रेगुलेशन, तो जजेस को भी अपने टेम्परामेंट को सेल्फ रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बात हमारे बेंच के सीनियर मोस्ट, तो उसके बाद जो आप इत्तेफाक करते हैं नहीं, उसके बाद जो उन्होंने करना है, मैं- सलीम साफी साहब, मैं मैं- बात पूरी कर लूँ ज़रा। हाँ। उसके बाद जो उनके सामने सबसे बड़े चैलेंजेस है ना, कि वो फुल कोर्ट की मीटिंग बुला के अपने साथी जजों को ये एतमाद ज़रूर दें कि वो किसी बाहर की ताकत को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं देंगे और वो मिलकर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। और उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो किस तरह आइन और कानून के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट को बतौर एक सियासी जमात उस पर बैन लगाएंगे, उस पर पाबंदी लगाएंगे। देखें, अभी काजी फ़ाइज़ा और उनकी अहलिया जो हैं वो इस्लामाबाद क्लब में एक फ़िल्म देखने गए थे, मिशन इम्पॉसिबल। तो अपने टेन्योर से पहले वो एक मिशन इम्पॉसिबल की एक फ़िल्म देख के आए हैं। और ये जो अब आगे 17 के बाद के हालात होने वाले हैं उसके अंदर बज़ाहिर तो ये मिशन इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन वो मिशन इम्पॉसिबल जो है उसके अंदर हीरो जो है फिर वो मिशन पूरा कर लेता है। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक तकसीम है, मतलब आप फिल्म की बात कर रहे हो, फिल्म तो जाहिर है स्क्रिप्टेड ही होती है। हाँ। इसलिए मिशन पूरा फिल्म तो स्क्रिप्टेड होती है और एक्ट्रेसिटी हमारे साथ जो है वो चौधरी साहब के मामले में हो भी चुकी है। हाँ। तो मसला ये है कि वहाँ पे जहाँ पे है कि ये देखें ना, हर आने वाले चीफ जस्टिस ने देखना है कि उसने तारीख के अंदर कहाँ खड़ा होना है। आया उसने बंदयाल साहब के पास साथ कंधे से कंधा लगा खड़ा होना है, उसने साकिब निसार के साथ कंधे से कंधा लगा खड़ा होना है, उसने अपना जो है वो किसी और इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ खड़ा होना है, उसने जस्टिस कॉर्नेलियस के साथ खड़ा होना है, या उसने जो है ना वो जस्टिस ऐसे रहमान के साथ खड़ा होना है, जस्टिस दुरा पटेल के साथ खड़ा होना है, कि तारीख ने उसको कैसे याद रखना है। तो ये फैसला तो उसने खुद करना होगा। और वो उस अभी तक जो आप उनकी शख्सियत को देखते हैं, आप आने वाला कल तो अल्लाह जानता है, किसी के दिल में क्या है ये भी अल्लाह ही जानता है, लेकिन बाजी के कंडक्ट की बुनियाद पे आप क्या समझते हैं कहाँ खड़ा होना चाहिए? देखें, बहुत सारी चीज, ये मैं आपको एक बात बताऊं कि अदलिया के एहतसाब की ज़रूरत तो है। देखें, जब तक कि अदलिया अपना एहतसाब खुद नहीं करेगी, मेरा नहीं ख्याल है कि उसके बाद उस पर जो है ना कोई एतमाद की बात हो। तो पहले तो जो है ना अपनी मंजी थले डांग ज़रूर फेरनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो बहुत बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं। मुझे एक बात बताएं कि जैसे 184(3) है, जिसको आपने हुकूमतें गिराने निकालने और उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पैरामीटर्स तय होने चाहिए। शुरुआत हमेशा इस उम्मीद से करनी चाहिए कि अपने घर के इस्लाह से करनी चाहिए। हाँ जी।